नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने मुख्य टॉपिक पर चलते हैं। इतिहास दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से मिलता है। ठीक है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथ। भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों की रचना भारत का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों की रचना, वेदों का संकलन कर्ता को माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की रचना दोस्तों वेद व्यास ने की थी। अब वेदों के प्रकार कितने हैं ये जानने की कोशिश करते हैं हम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। आइए प्रत्येक वेद के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। आइए ऋग्वेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद यह भारत का पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है जो सूर्य के देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब आइए दोस्तों हम यजुर्वेद। इस वेद को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। दोस्तों लास्ट और अंतिम वेद के बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। अथर्ववेद। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, श्राप, वशीकरण, औषधि, प्रेम विवाह, अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। भारत का सूक्ति वाक्य सत्यमेव जयते मुंडगोपनीय से लिया गया है जिसका संबंध अथर्ववेद से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य विष्णुगुप्त हैं। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था। राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ हैं। इन्होंने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब आइए ग्रंथों के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इनसे जानकारी मिलती है हमारे भारतीय इतिहास की। पहले क्या क्या चलता था हमारे भारत में, कैसे रहते थे लोग वाग, है ना, कैसे जीवन यापन करते थे, वो सारी इनमें बताया गया है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत की पहली पुस्तक मानी जाती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें मौर्य काल की प्रशासन की जानकारी मिलती है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों टॉलमी नाम के इतिहासकार ने जो भूगोल बताता है उसने पुस्तक लिखी है। हेरोडोटस। जो हेरोडोटस है दोस्तों, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हिस्टोरिका है। इसने भारत और ईरान को पहले फारस कहा जाता। आज जिसमें जिसकी लड़ाई हो रही है अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, तो ईरान को का पूरा नाम क्या है? फारस। के संबंधों के बारे में लिखा है। ऐसा विद्वान था कि मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण कराया था। आइए अब हम और नीचे चलते हैं और भी जानकारी देते हैं।
महाकाव्य महाकाव्य की संख्या 2 है हमारे यहाँ पे, महाभारत और रामायण। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। पहले इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तब इसमें 8,800 श्लोक से आगे चलकर इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। सतसाहित्री कहा गया इसे। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। पुराण क्या होते हैं दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। इसमें शुक वंश का तथा सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जातक कथाएं। अब जातक कथाओं के बारे में आप कहोगे कि जातक कथाएं क्या है? जातक कथाओं की संख्या कम से कम लोग दोस्तों 550 है। इनमें बुद्ध के जन्म की जातक कथाएं मिलती हैं। भगवान बुद्ध थे उस समय ये कथाएं लिखी गई थी इसमें। चीनी यात्री। अब चीनी यात्री भारत में कौन कौन से आए, उन्होंने भारत का वर्णन किस प्रकार से किया है, उन्होंने भारत का इतिहास का लेखन किस प्रकार किया है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो चीनी यात्रियों में फान आया। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। आगे वैनसांग आए। यह कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के समय आए थे, समय भारत आए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल तक रहा। कितने बार? 6 साल तक रहा, अध्ययन किया। इसकी पुस्तक का नाम है सी युंग की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के काल में आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इसकी पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है, सी यून की। सी यून की। अब आगे और भी हम यात्री है उनके बारे में देखते हैं। इत सिंह। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में तथा विक्रम विश्वविद्यालय का दौरा किया। सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म के प्रभावित थे। ये जो चीनी यात्री भारत में आए, इनका कोई ना कोई दोस्तों मकसद था, क्योंकि बिना मकसद के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के कोई भारत नहीं आया। अधिकतर भारत को लूटने, भारत को क्षति पहुंचाने के लिए आए हैं। तो इत सिंह इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दौरा किया। सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म के से प्रभावित थे। ये सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और ये सभी बौद्ध ग्रंथों के छीनने के उद्देश्य से आए। ये सभी जो चीनी यात्री आए थे भारत में, ये बौद्ध धर्म को छीनने के मकसद से आए थे। यहाँ से छीन के ले आए और इसका प्रचार प्रसार करें सभी जगह। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? इसे लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर कीजिए। आगे चल के हम एक यात्री के बारे में और बता देते हैं आपको। आइए। अरब यात्रियों में अलबरूनी का विशेष महत्व है। इसकी पुस्तक का नाम तहकीए हिंद है। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था।